हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-227 डार्क फॉरेस्ट के एल्फ शौर्य और अद्विका को इस वक्त कई सारे डार्क एल्फ ने घेर रखा था और अद्विका वही गुस्से में उन लोगों को देख रही थी। उन्हीं लोगों में एक डार्क एल्फ लड़की अपने गले को सहला रही थी और उसकी आंखें गीली हो रखी थी। उस लड़की में आखिर में थोड़ी सांस आए और वह कराहते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। असल में हमें एल्फ काउंसिल की तरफ से आपको किडनैप करने का काम मिला था और उसके बदले उन लोगों ने हमें 4 महीने का अनाज दे दिया था। शौर्य ने ये सुना तो वह हैरान होकर उन लोगों को देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए उसने पूछा, आप सब लोग अपना खुद का अनाज क्यों नहीं उगा सकते, आखिर क्या परेशान है? तुम बड़े एल्फ तो काफी हटे कट्टे दिख रहे हो और तलवार भी अच्छे से चला लेते हो, तो फिर खेती करने में क्या समस्या है? शौर्य का सवाल सुनकर वह लड़की अपना सिर नीचे झुकाकर बोली, हम डार्क एल्फ है और हम भी उन एल्फ की तरह ही है, पर सिर्फ हमारी त्वचा का रंग काला है क्योंकि हम डार्क फॉरेस्ट की अंधेरी जगह पर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। हमारी शक्तियां मदर नेचर से नहीं आती बल्कि वो रात के अंधेरे से आती है। हमारी ताकत अंधेरे में ज्यादा होती है और हम अंधेरे में खुद को ढाल सकते हैं। हमें रोशनी से भी कोई समस्या नहीं है, पर एल्फ किंगडम के एल्फ काउंसिल ने हमें हमारे रंग की वजह से निष्कासित कर दिया है। ग्रीन फील्ड फॉरेस्ट में अब सिर्फ गोरे एल्फ ही रह सकते हैं और हमें हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सालों से हम एल्फ काउंसिल के सारे बुरे कामों को संभाल रहे थे और हमने किए हुए कामों के आधार पर काउंसिल हमें राशन मुहैया कराती है। और इस डार्क फॉरेस्ट में हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम यहाँ किसी भी तरह की खेती नहीं कर सकते। ये सुनकर शौर्य ने आसपास सके इलाके को देखा और बोला, यहाँ नहीं कर सकते तो जंगल के बाहर चले जाओ और अपना आशियाना बसाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो तुम फिर? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़की ने फिर एक बार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल हम भी यही चाहते हैं, पर एल्फ काउंसिल के कुछ बूढ़ों ने हमारे इस इलाके के बाहर एक सारणी की रचना की है। इस सारणी के अंदर रहने वाला डार्क एल्फ सिर्फ 6 घंटों तक ही बाहर रह सकता है, अगर वो उससे आगे एक सेकंड भी भर रुकता है तो वो तुरंत मारा जाएगा। ये सारणी एक श्राप की तरह है और अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का खून निकालकर इसे उन लोगों ने बनाया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और इस जगह के बाहर बने गई फॉर्मेशन को देखने लगा। डार्क एल्फ की बस्ती के बाहर सच में एक सारणी रची गई थी और ये सारणी बनाने के लिए प्राचीन लैटिन भाषा का प्रयोग किया था। इस सारणी के चिन्ह लैटिन भाषा के थे, जिन्हें देखकर शौर्य समझ गया कि एल्फ भी सारणी का प्रयोग करने में अच्छे थे, पर उसके जितने नहीं। इस सारणी में भले ही लैटिन चिन्ह थे, पर उनका उच्चारण संस्कृत की तरह ही थे। उन्हें ठीक से पढ़ने के बाद शौर्य को सारणी मंत्र तुरंत समझ आया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर गई। इस सारणी रचना का प्रयोग प्राचीन काल में कैदियों को कैद करके रखने के लिए किया जाता था। शौर्य ने उस लड़की की ओर देखा और बोला, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सारणी से सबसे पहले आजाद करना पड़ेगा ताकि आप लोग भी अब अपना पेट पालने के लिए आजादी से बाहर घूम सको। मैं तुम लोगों को इस सारणी से आजाद कर दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे? शौर्य की आजादी की बात सुनकर ही सारे डार्क एल्फ खुश हो गए थे। उस लड़की ने भी अपना सिर उठाकर शौर्य को देखा और बोली, महोदय, अगर आप हमें इस कैद से आजाद कर देते हैं तो मेरा पूरा डार्क एल्फ कबीला जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहेगा। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ नामे हिलाया और बोला, मुझे तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम लोगों से एक वचन चाहिए। शौर्य के इस बात को सुनकर सभी लोग शौर्य को हैरानी से देखने लगे। तभी शौर्य बोला, मैं तुम्हें अच्छा जीवन जीने की संपूर्ण आजादी और सबसे बड़ी बात ये कि तुम अपने आत्मसम्मान के साथ रह सकोगे, पर उसके लिए आपको मेरे साथ वफादार रहना पड़ेगा। शौर्य की बात सुनकर सभी डार्क एल्फ शौर्य को अजीब नजरों से देखने लगे। भला ऐसा जीवन दे रहे हो तो हम तुमसे वफादारी ही क्या, हम तो तुम्हें अपना देवता बनाकर पूजेंगे। शौर्य ने उनकी नजरों से उनके विचारों को भांप लिया और बोला, मैं तुम्हें इस जगह से बहुत दूर ले जाऊंगा और उस जगह तुम्हें अच्छी जमीन, अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन दिया जाएगा, पर तुम लोग इस जगह वापस कभी नहीं लौट पाओगे, तो फिर एक बार सोच लो। सभी डार्क एल्फ भी इस बात के बारे में सोचने लगे। तभी एक डार्क एल्फ सैनिक दौड़ते हुए आया और बोला, आज फिर एक बार वो सारे गोबलिन्स लड़कियों को उठाने के लिए आए हैं और उनके साथ उनका किंग भी आया है।
उस सैनिक का संदेश सुनकर वह लड़की और बाकी के डार्क एल्फ भी अब घबरा गए थे। उनकी धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। शौर्य अच्छे से जानता था कि ये लोग गोब्लिन से बहुत ज्यादा डरते हैं। शौर्य इन गोब्लिन को सबक सिखाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक छोटी कुल्हाड़ी बस्ती के बाहर से इसकी तरफ आते हुए दिखाई दी। शौर्य ने भी उस कुल्हाड़ी को आते देखकर अपना सिर नामे हिलाया। अगले ही पल वह कुल्हाड़ी शौर्य ने एक ही झटके में लपक कर पकड़ ली और उसके कुल्हाड़ी को शौर्य ने चूर चूर कर दिया। ऐसा होते ही कुल्हाड़ी फेंकने वाले गोब्लिन ने दांत पीसते हुए शौर्य से कहा, मूर्ख इंसान, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी भी यही कब्र खुद दूंगा। ये कहते हुए एक विशालकाय गोब्लिन आगे आया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसका हैंडल लगभग 1.5 फुट का था। ये इस समूह का गोब्लिन किंग था। तभी गोब्लिन किंग की नजर अद्विका पर पड़ी और वह मुस्कुराते हुए हवस भरी नजरों से अद्विका को देखने लगा। लेकिन तभी उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस गोब्लिन किंग की आंखें फोड़ दी गई थी और वह अब अंधा हो चुका था। वह दर्द से चिल्ला उठा, पर उसके साथ आए एक भी गोब्लिन ने अपनी जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके सामने शौर्य ने उस गोब्लिन के दोनों आंखों में उंगलियां धंसाई हुई थी। अगर इन लोगों ने कोई भी चालाकी की तो उनके किंग का सिर फूट सकता था। शौर्य ने बाकी गोब्लिन्स को नजरअंदाज किया और अपनी उंगलियों से ही उसने एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उसके दिमाग छोड़ दिया और उसकी सारी स्मृतियों को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लिया और अगले ही पल शौर्य ने उस गोब्लिन किंग के सिर की धज्जियां उड़ा दी। अब बाकी गोब्लिन बहुत बुरी तरह डर चुके थे। शौर्य ने फिर एक नजर अद्विका पर डाली और बोला, मेरी बीवी पर नजर उठाकर देखने वालों की मैं आंखें निकाल कर रख देता हूँ। बीवी, अब मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो मैं चाहूंगा कि तुम इनका शिकार करना शुरू कर दो। मुझे इन्हें जड़ से मिटा हुआ देखना है। ये जीव बिल्कुल भी जीव कहने के लायक नहीं है। शौर्य ने इतना कहा और रक्त सम्राज्ञी को अद्विका को सौंप दिया। पिछले कुछ दिनों से रक्त सम्राज्ञी और अद्विका का तालमेल एकदम सेट हो चुका था। इसी वजह से शौर्य ने अब भी उसे ही अद्विका का साथ देने भेज दिया था। अद्विका के हाथों में जैसे ही रक्त सम्राज्ञी आ गई, रक्त सम्राज्ञी की लाल खूनी आभा एकदम से भड़क गई और पूरे जंगल के अंदर शांति फैल गई। हमलावर गोब्लिन, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक थी, वो अब पूरी तरह डर चुके थे। उनकी अब सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। अद्विका अपने हाथों में तलवार लेकर उन गोब्लिन्स पर झपट गई और भेड़ के झुंड में घुसे शेरनी को तरह रास्ते में आ रहे हर उस गोब्लिन को टुकड़ों में बांटने लगी। कुछ ही मिनटों में सारे के सारे गोब्लिन्स खत्म हो चुके थे। इधर शौर्य एक छोटे से टेबल पर बैठकर अद्विका की लड़ाई का मजा ले रहा था। जब सारे गोब्लिन्स मारे गए तो अद्विका ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और अगले ही पल उसने अपने समाधि अग्नि का प्रयोग करके उन गोब्लिन्स की लाशों को नष्ट कर दिया। जो डार्क एल्फ ये देख रहे थे, अब उनकी हालत डर के मारे पतली हो चुकी थी। अब उनकी इच्छा हो रही थी कि जल्द से जल्द अद्विका के पैरों में गिरकर उससे माफी मांग ले और उसे अपना भगवान बना ले। डार्क एल्फ के पास ऐसा कोई नहीं था और होगा जो इतनी खतरनाक शक्तियां रखता हो और वह अद्विका के साथ दो हाथ करने के काबिल हो। वह लड़की जो सारे डार्क एल्फ की लीडर थी, धीरे से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अद्विका से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की है। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। उस लड़की की बात सुनकर शौर्य बोला, क्या तुम इस कबीले की रानी हो? ये सुनकर उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगते हुए कहा, महोदय मुझे क्षमा कर दे, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम जेना है और मैं डार्क एल्फ की मुखिया हूँ। मैं रानी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास विश्व तरु की ब्लेसिंग्स नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बोला, फिलहाल मेरे पास कुछ है जो आप लोगों की हालत में सुधार ला सकता है और आपका पेट भी भर सकता है। जब तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे भरोसे के लायक हैं, तभी तुम मेरे साथ चल सकते हो। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ लहराया और ढेर सारे फलों का ढेर वहां लगा दिया, साथ ही कई बोतलें भरकर आध्यात्मिक पानी को भी उनके सामने रख दिया। शौर्य ने उसके बाद सबसे पहले जेना को उसे खाने के लिए दिया। जेना ने भी थोड़ा डरते हुए उन फलों को खाया और जैसे ही वह फल उसके पेट में चला गया, वह ऊर्जा में तब्दील हो गया और अगले ही पल जेना का शरीर अधिक मजबूत और आकर्षक हो गया। साथ ही उसकी रूखी त्वचा एकदम से मुलायम और कोमल हो गई। उसके सफेद चांदी की तरह दिखने वाले बाल भी अब चमकने लगे थे। जेना ने अपने अंदर भी कई सारे बदलाव महसूस किए। उसकी ताकत पहले से कई गुना अधिक बढ़ गई थी और एक हल्की काले तरल की परत उसके शरीर पर आ गई। अद्विका समझ गई कि उसे क्या करना है तो उसने जेना को इशारा करके नहाने के लिए भेज दिया। जेना तुरंत पास ही के एल्फ के लिए बने तालाब में चली गई और उसने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए।
जब जेना वापस आए तो उसकी आभा अब बिल्कुल रानी क्लियो की तरह लगने लगी थी। शौर्य ने उसे फिर आध्यात्मिक पानी पीने के लिए कहा। इस बार जेना ने बिना सोचे तुरंत पानी को पी लिया। अगले ही पल जेना की शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देने लगी। एक बार जेना ने सभी लोगों को ये कंफर्म करके बताया कि इसमें कोई खतरा नहीं है तो सभी लोगों ने तुरंत फल और एक पानी की बोतल अपने लिए उठा ली और तुरंत अपने अपने झुग्गियों में चले गए। इधर सभी डार्क एल्फ के जाने के बाद शौर्य, अद्विका और जेना ही बाहर रुके थे। शौर्य ने गौर किया कि डार्क एल्फ की आबादी ज्यादा नहीं है। इनकी आबादी लगभग 200 ही थी, पर एल्फ काउंसिल की वजह से उन्हें यहाँ ऐसे जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। शौर्य अब इन एल्फ के आसपास लगाई गई सारणी को नष्ट करना चाहता था। उसने कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें कबीले के चारों तरफ फेंक दिए। उसके बाद उसने अपने खून की एक बूंद निकाली और हवा में ही अपने खून की बूंद से एक चिन्हांकित सारणी को बनाने लगा और अपने हाथों से कुछ मुद्राएं करने लगा। अगले ही पल कबीले के चारों तरफ फैली सारणी कांच की तरह चटक गई और वहां से काला धुआं निकलने लगा। शौर्य के ऐसा करते ही पूरे कबीले के ऊपर से सारणी का प्रभाव हट गया और सभी लोग इसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। वो सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने झुग्गियों से बाहर निकल आए, पर इस वक्त अपने उनका सारा रंग रूप बदल चुका था। सभी लोग पोषित दिख रहे थे। उनके शरीर अब मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन सभी को देखकर शौर्य के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आई और वह मन में बोला, ये रही मेरी कातिलों की सबसे मजबूत टोली। अब मेरी बाकी बहनों को ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब उन सभी को शहरों में बसने के लिए भेज दूंगा। शौर्य असल में इन डार्क एल्फ की कत्ल करने की क्षमता से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, इसीलिए वह इनका इस्तेमाल अपनी एक छोटी इंटेलिजेंस यूनिट की तरह करना चाहता था। उसकी डायमेंशन में रहने वाली बहनें भी ये कर सकती थी, पर वह उनसे मजबूरी में ये काम करवा रहा था। पर अब नहीं, इसीलिए उसने आते ही इन डार्क एल्फ को अपने साथ चलने का ऑफर दिया था। शौर्य ने देखा कि सभी डार्क एल्फ उसके सामने आए हैं तो उसने एक बार फिर उन सभी से पूछा, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? क्योंकि एक बार आप मेरे साथ आ गए तो आप यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर सभी डार्क एल्फ थोड़े सोच में पड़ गए, पर अगले ही पल सभी ने एक साथ कहा, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वैसे भी हमारी इस जगह से कोई अच्छी याद नहीं जुड़ी है। जैसे ही उन लोगों की सहमति मिली, शौर्य ने सभी को अपनी शक्तियों से जोड़ लिया और उन्हें डायमेंशन के अंदर ले गया। जब सभी डार्क एल्फ ने अंदर का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डायमेंशन के अंदर इस वक्त सुबह का समय था और पूरा का पूरा डायमेंशन एकदम स्वर्ग की तरह दिख रहा था। शौर्य ने आते ही माया को बुलाया और डार्क एल्फ की सारी जिम्मेदारी माया पर सौंप दी। माया भी इस प्रजाति को देखकर हैरान थी, क्योंकि इनके बारे में उसने सिर्फ पहले प्राचीन समय में सुना था पर कभी देखा नहीं था। माया ने उन्हें उत्साहित होकर अपने साथ लिया और उनके रहने की जगह को ढूंढने के लिए निकल गई। तभी चित्रांगदा, जो कि एक देवकन्या थी, वह शौर्य के पास आए और शिकायत करते हुए बोली, तुम्हें कोई हमारी फिक्र है भी या नहीं? मुझे ब्रह्मदेव को यहाँ की रिपोर्ट देनी है, तो जल्द से जल्द मुझे बताओ बाहर क्या चल रहा है, वरना मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी चटनी बनाकर खा जाऊंगी। शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत हाथ खड़े किए, फिर उसने अद्विका की तरफ मदद की उम्मीद से देखा, पर अद्विका ने भी अपना मुंह फेर लिया। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और बाहर घाटी सारी घटनाएं चित्रांगदा को शुरू से, यानी शंभाला के प्रधानाचार्य के अंत से लेकर ओलंपस आयाम में आकर लुसिफर के अंत तक की सारी कहानी सुनाई। फिर उसने एल्फ किंगडम के अंदर कल्पवृक्ष के साथ हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। चित्रांगदा ने ये सारी बात ध्यान से सुनी और फिर उसने शौर्य से कहकर खुद को डायमेंशन से बाहर धरती पर जाने का रास्ता खोल लिया। रास्ता खुलते ही चित्रांगदा उस रास्ते से डायमेंशन से बाहर आ गई और उसने तुरंत अपने हाथ को आगे करते हुए कुछ मंत्र बोले और उसके हाथ में एक ब्रह्मदेव की प्रतिमा वाली मुद्रा प्रकट हो गई। क्या बात करने वाली है चित्रांगदा? क्या कहेंगे ब्रह्मदेव इस बात को जानकर? क्या ब्रह्मदेव शौर्य के इस तेजी से किए काम से प्रसन्न होंगे? अब क्या होने वाला है आगे,